गुड आफ्टरनून बच्चों। और कैसे हो सब? अब कहीं बाहर निकलना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत या नहीं? ठीक है। हाँ, अवॉइड ही करो बच्चों। उस दिन नेवर नो कब सिचुएशन फिर खराब हो जाएगी। हाई क्वेस्ट ओपनिंग तो डिपेंड करता है, देखो बच्चों। क्या कब अलाउ करते हैं, मतलब अभी तक तो कुछ नहीं आया। जनरली मंडेज को आती है जो ऑर्डर्स आते हैं ना गवर्नमेंट के। तो एक्सपेक्टेड है कि आज कुछ आना चाहिए, बट अब क्या आता है देखते हैं। और एडवांस की तैयारी चल रही है बच्चों, पूरी जोर शोर से? ओके। ये कर लिया बच्चों सबने ई पार्ट? हाँ जी, एक्सरसाइज जीरो ई पार्ट बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब ऐसे यहाँ फुल स्टॉप आना था, राइट? अच्छा, यही कह रहे थे कि नहीं? ई का फर्स्ट। ई के फर्स्ट में कुछ मिसप्रिंट है? अच्छा, शायद मतलब प्रिंटिंग में कुछ वो ना हो, मतलब ये जो हमें दिख रहा है वो तो ठीक है इन्फॉर्मेशन, है ना? आगे बच्चों।
सेवेंथ क्वेश्चन। हाँ, सेवेंथ बच्चों अभी के लिए छोड़ दो, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, मतलब वैसे हो सकता है आपने कर लिया हो, बट स्टिल इसको एक बार अच्छे से समझेंगे। एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में कोई डाउट है? हाँ देखो, एट्थ क्वेश्चन की जो डी ऑप्शन है, इट says कि velocity of a monkey running on the roof of the train A against its motion with a velocity of 18 kilometers per hour with respect to train A। मतलब आपको क्या गिवन है? यू आर गिवन velocity of monkey with respect to A, और A किधर को जा रही है ट्रेन? A नॉर्थ को जा रही है और ये उसके अगेंस्ट है। तो दिस इज 18 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई डाउट बच्चों? एंड दैट इज नीचे को साउथ की तरफ, मतलब 5 मीटर्स पर सेकंड ऐसे। बताओ। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए एज सच? दैट इज 15 टुवर्ड्स नॉर्थ। ये इंफॉर्मेशन है, आपको निकालना क्या है? वी एम निकालना है। तो ये वी एम में क्या होता है? वी एम माइनस वी ए। तो वी एम क्या बन गया? वी एम ए प्लस वी ए। अब वी एम ए क्या है? -5, क्योंकि नीचे को है। वी ए क्या है? +15। तो ये +10 आ गया, जिसका मतलब है 10 नॉर्थ। तो ये बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन। कौन कह रहा था कि ये गलत है? ठीक है, आगे। एक जो ट्वेल्थ क्वेश्चन है बच्चों, मतलब ट्वेल्थ भी ना सेवंथ जैसा है, अगर आप सोचो। मतलब बात सिमिलर सी है ना। यहाँ पे मैन एस्केलेटर पे है, वहां पे बोट रिवर के अंदर है। तो आ, ये भी समझेंगे, साथ में ही हो जाएगा। बाकी डन। एक्सरसाइज 1।
ट्वेल्थ क्वेश्चन तो बच्चों बिल्कुल सेम है जैसा हमने क्लास में किया था लास्ट टाइम। ये जो 19th क्वेश्चन है या फिर जो 11th क्वेश्चन है, ये बच्चों मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है, बस उसको वेक्टर्स के साथ लगाना है। ये चलो मैं कभी एक एग्जांपल करा देता हूँ आपको, उससे हो जाएगा। और कोई? बाकी तो फिर हो ही गए होंगे, है ना। एक आपको 2D का देता हूँ केस। वैसे मुझे एक बात ये नहीं समझ आई बच्चों, जस्ट मुझे अभी माइंड में आया कि ऐसा कैसे है कि ये 11th क्वेश्चन डाउट है और ये 10th क्वेश्चन डाउट नहीं है। ये एक्सरसाइज 0 का 10th क्वेश्चन तो एक्सरसाइज 1 के 11th क्वेश्चन से मुश्किल ही है। और मैं भी क्या बिल्कुल वही सेम ही कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो जिन्होंने वो डाउट पूछा है मुझे बताओ। सोचो, मैं एक बार तेरा सिचुएशन ड्रॉ भी कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले तो ये करो बच्चों, सारे ट्राई करो, सबका आंसर चाहिए। अच्छा मैं समझ गया, ठीक है। तो उसमें आंसर मैग्नीट्यूड से ही आ गया, डायरेक्शन तो फिर किसी ने एफर्ट ही नहीं किया होगा निकालने का, राइट। चलो ये करो, डायरेक्शन। वैसे मैंने आपको एक बार पहले भी समझाई थी डायरेक्शन,
बट कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं, इसमें हो जाती है कंफ्यूजन। एक बार ट्राई करो। पूरा आंसर दो मुझे, यहाँ पे वो शॉर्टकट नहीं चलेगा। आई नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सत्यम, मैं सामने होता ना तुम्हारे, इस टाइम पक्का तुम्हारे थप्पड़ मारता। सोचो क्यों। बच्चों, कितनी बार मैं बता चुका कि नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट किसको बोलते हैं? सक्षम, अनम्यूट करके बताओ सबको। हाँ जी। तो देखो बच्चों, आई थिंक इतने टाइम में हो गया होगा। सबको याद है ना बच्चों, बताया हुआ है ना मैंने कि नॉर्थ किसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। मतलब जो इस बैच में नहीं था पहले, उसने ये आंसर किया था, चलो समझ आता है मुझे। बट तुम्हें तो कितनी बार बता चुका भाई।
ओके, तो क्या करना था बच्चों इसमें? देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों ख्याल आ रहा है, हमने बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया था पहले। वेलोसिटी ऑफ कार क्या है? 20। तो वी वांट टू फाइंड आउट। देखो बच्चों, डायरेक्शन की गलती बचाने का तरीका यही है कि प्रॉपरली लिखो, ठीक है? कोई स्टेप गलत ना हो। कि ये हो गया VC माइनस VM, ठीक है? तो ये बन गया 20 - 10। आपको ये वाले वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है। का क्या रूल होता है? डायरेक्शन रिवर्स करके ऐड। तो ये क्या बन गया? 20 लाइक दिस, 10 लाइक दिस। और रिजल्टेंट आ गया S। ये आपने सिर्फ ऐसे ही करना है, ठीक है? इस तरह से काम नहीं चलेगा कि आप बस ये याद रख लो कि यार पाइथागोरस से निकाल दिया। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये आप सॉल्व करोगे, ये आ जाता है 10√5, ठीक है? अब बचा एंगल। एंगल बच्चों हम दो तरीके से लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन के साथ लिख रहे हो, है ना? अगर तो मैं ऐसे लिखता हूं एंगल, ये वाला थीटा, तो ये हम देख सकते हैं कि tan थीटा इज 2। क्या बोलेंगे एंगल डायरेक्शन? तो हम कैसे लिखेंगे प्रॉपर? वी विल राइट 10√5 at an angle of tan inverse 2 north of west। समझ रहे हो बच्चों? और नहीं तो दूसरा तरीका था tan inverse half west of north। क्या ये समझ आया? दीपित, आपको मिल गई गलती अपनी? तो इसको याद कैसे रखना है? बेसिकली आप तो बस ये बता रहे हो
कि किसके हिसाब से आप डायरेक्शन समझा रहे हो, है ना, कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसका क्या मतलब है कि वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो लॉजिकली है बिल्कुल। अगर नॉर्थ के रेफरेंस से समझा रहे हो तो आप कह रहे हो कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, राइट। अब आप में से कुछ लोगों ने पूछा है कि आई कैप जे कैप में या एक्स एक्सिस के हिसाब से आंसर दे दें हम, तो वो गलत है। क्यों? जब आपको क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं हुआ डायरेक्शंस, तो आप खुद से आई कैप जे कैप कैसे बना दोगे, है ना। आपको क्या पता कि किस तरफ को एक्स एक्सिस लेनी है, किस तरफ को नहीं लेनी। तो हमें जो गिवन होता है हम आंसर भी उसकी टर्म्स में ही करते हैं। ऑलराइट। सबको समझ आ गया कैसे लिखी है हमने डायरेक्शंस? तो अब आपके वो दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो नोटेशन है ना, मुझे लग रहा था कोई पूछेगा, बट वही तुमने शायद वो मैग्नीट्यूड से ही कर लिया, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। जब ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ है ई tan इनवर्स 4/3 n, इसका मतलब होता है कि ईस्ट से इतना एंगल टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो मतलब अगर इस नोटेशन में मुझे यहां लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, 10√5 वेस्ट एंड इनवर्स टू नॉर्थ, कि वेस्ट से इतना एंगल नॉर्थ की तरफ। इज दिस क्लियर बच्चों? ओके। अब बच्चों क्लियरली इस क्वेश्चन में आपको ये तो समझ आ रहा है ना, कि इसमें सब्सिक्वेंट मोशन कैसी हो रही है, कि मैन राइट को जाएगा और जो कार है वो ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा। तो ये है हमारा बी पार्ट। अब इफ फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the man and car in subsequent motion। आराम से ध्यान से करो, मिनिमम 5 मिनट लगेंगे इसको करने में। एज ऑलवेज गलत आंसर्स की बाढ़ मत लगा देना, ठीक है।
एक्सक्यूज मी सर।
हाँ दैविक, क्या कह रहे थे? सर आपने वो आई कैप जे कैप वाले मेथड के लिए कहा था कि हमें कुछ गिवन नहीं है कि डायरेक्शन वगैरह के बारे में। तो सर हमें नॉर्थ और वेस्ट के बारे में भी फिर तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, नॉर्थ वेस्ट तो क्वेश्चन में गिवन है ना। बट सर हम उसको आई कैप जे कैप के फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड मान के ना, अगर डायरेक्शन भी ले ही रहे हैं तो। आपको क्या पता कि आई कैप किस तरफ लेना है? ओके सर, ठीक। बट सर अपना मतलब मेथड को आसान करने के लिए ट्राई तो कर सकते हैं ना उससे। नहीं, या तो उससे करके फिर वापस इसी में कन्वर्ट कर दो। यस सर, मतलब वैसे ही अपना इजी करने वो के तो लिए। आपके इंटरनल उसके लिए हो गया। पॉइंट इज कि अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्शंस ऐसे दी होंगी ना, नॉर्थ ईस्ट एक्सेट्रा, तो आंसर भी हमेशा उसी टर्म्स में ही पूछा जाएगा। ओके सर, मतलब सर उसमें गलती तो नहीं आएगी मेथड गलती में। कुछ नहीं है, मतलब बस ये है कि हाँ, वो आप एक बार पहले आई कैप जे कैप में करोगे, फिर वापस उसमें करोगे, तो वो ध्यान से करना है बस, और कोई चक्कर नहीं है। ओके। ओके सर, ठीक। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो बच्चों। बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ आंसर्स, मेजोरिटी आंसर 40√5 है। मुझे नहीं पता सही है गलत है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हम इस क्वेश्चन को ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको ना हम दो तरीके से करेंगे बच्चों। पहला तरीका देखो क्या है। जैसे मान लो ये इनिशियल लोकेशन हो गई मैन की, ये हो गई कार की, आफ्टर लेट्स से एनी टाइम टी, मैन थोड़ा सा आगे चला गया, इधर से कार थोड़ा सा आगे चली गई। मैन कितना आगे गया होगा? 10 टी। कार कितना आगे गई? 20 टी। तो भाई इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितना हो गया? क्या ये डिस्टेंस √100 - 10 टी का होल स्क्वायर प्लस 20 टी का होल स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से? बताओ बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस है, ये बन गया √100 - 10 टी का होल स्क्वायर प्लस 20 टी का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस को मिनिमाइज कर, इसको कैपिटल डी लिख देता हूँ मैं बच्चों। इसको मिनिमाइज करना है तो डी स्क्वायर भी मिनिमाइज ही होगा, राइट? तो उसकी क्या कंडीशन होती है मिनिमम करने की? कि इस पूरे एक्सप्रेशन का, ये बच्चों मैंने जो स्क्वायर किया है ना, चाहे वो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ इसलिए किया है कि थोड़ी मेरी डिफरेंशिएशन आसान हो गई, नहीं तो मुझे डिफरेंशिएशन पे पहले रूट पे लगाना पड़ता है ना।
मतलब रूट की डिफरेंशिएशन करनी पड़ती, तो ये डिफरेंशिएशन ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसकी डिफरेंशिएशन बनी क्या, 2 × 100 - 10t इंटू -10 प्लस 800t इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, 20 - 2t इज इक्वल टू 80। ये t इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। तो यस बच्चों, ऑफ कोर्स मैंने तो फिर डिफरेंशिएशन से किया। ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक थी, तो आप वो क्वाड्रेटिक वाला भी आपका जो रिजल्ट होता है वो कुछ होता है ना, b/2 है कुछ, वो भी यूज कर सकते हो। हाँ, वो जो भी होता है, अगर आपको वो आता है वो यूज कर लो। अगर मेरी तरह आपको नहीं आता तो आप कैलकुलस यूज कर लो, कैलकुलस तो फुल प्रूफ है ही, है ना। तो इसमें बच्चों टी को 2 पुट करके डी क्या आ जाएगा, √80² + 40²। 40√5 लग रहा है। क्लियर बताओ, इस मेथड में कोई डाउट। ओके, अब बच्चों इसी क्वेश्चन को करने का देखो दूसरा मेथड। क्योंकि हमने रिलेटिव वेलोसिटी तो निकाली ही थी बच्चों, है ना। और आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि अगर यहाँ दिया है तो रिलेटिव वेलोसिटी से भी कुछ ना कुछ लिंक हो सकता होगा। अगर मैं ए के ए तो कुछ नहीं यहाँ पे, जो मैन है उसके फ्रेम में जाऊं बच्चों, उसको क्या दिख रहा है। उसको जो हमने निकाला ऐसा दिख रहा है ना कि भाई, इसको दिख रहा है कि वो खुद तो रेस्ट पे है। एक कार उससे 100 मीटर की दूरी पे है, और वो कार कैसे जा रही है। उसको वो कार इस तरीके से जाते हुए नजर आ रही है बच्चों, बताओ। यहाँ पे हमें ये एंगल भी पता है, थीटा इज tan इनवर्स 2। हाँ भाई, बोलो यस नो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, अब इस फिगर को ध्यान से देख के बताओ मुझे बच्चों, मैन को कार अपने सबसे पास कब लग रही होगी? हाँ जी, तो बच्चों उसको सबसे पास दिखेगी कार इस पॉइंट पे, जब वो परपेंडिकुलर पे होगी, इजंट इट? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ऑब्वियसली हमें पता है कि एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस मिनिमम कब होता है, जो परपेंडिकुलर वाला होता है। नहीं तो आप बाकी ड्रॉ करके देख लो, बाकी इससे तो बड़े ही आएंगे हमेशा, राइट? तो अब आप मुझे बताओ, इस फिगर से आप रेड लाइन की लेंथ निकाल सकते हो? अब ये रेड लाइन की लेंथ क्या है? दिस इज नथिंग बट 100 cos थीटा। तो ये जो हमारा ट्रायंगल था, इसमें tan थीटा इज 2, तो cos थीटा क्या बन गया? 100 sin थीटा, सॉरी। राइट? तो cos थीटा इज 2, तो sin थीटा, सॉरी, tan थीटा इज 2, तो sin थीटा क्या है? 2/√5। तो d क्या है? 100 sin थीटा। तो ये आप देखो वही बन गया, 40√5। तो आप देख रहे हो ये रिलेटिव से कितना क्विक हो गया। तो मतलब ऑब्वियसली हमें बच्चों ये बाद वाला मेथड ही यूज करना चाहिए, है ना? एक तो ये ओवरऑल बहुत फास्ट है मेथड, दूसरा मतलब इसमें स्टेप्स देखो आप कितने कम है। उसमें पहले आप डिस्टेंस लिखोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे, उससे भी टाइम आएगा, उस टाइम को फिर पुट करके डिस्टेंस आएगा, है ना? यहाँ पे सीधा जो काम की चीज थी वो आ गई। अच्छा मुझे ध्यान से सोच के बताओ, अगर यहीं से टाइम निकालना होता तो टाइम कैसे निकालते?
निकाल के दिखाओ बच्चों। आंसर तो बताइए आपको, 2 सेकंड्स निकाल के देखो। ये तो मतलब ये कैसे निकलता, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अगर टाइम निकालना होता तो आप, और आपको स्पीड पता है कार की, जो हम निकाल चुके 10√5 है ना, तो टाइम कैसे निकलता, जितना कार को डिस्टेंस ट्रैवल किया कार ने अपॉन कार की स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, 100 cos थीटा अपॉन 10√5। समझ गए बच्चों? क्लियर? ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार तो क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्व नहीं करना अभी, मुझे कुछ समझाना है आपको कंसेप्ट। ओके। बच्चों एक ना कंसेप्ट समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ना मतलब अगले 2 लेक्चर्स में बार बार हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है? तो जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब कुछ भी एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम ऐसे बोल देते हैं कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ
20 मीटर्स पर सेकंड ना। जब ऐसे लिखा होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये किसके फ्रेम में है? अर्थ के फ्रेम में है ना, अर्थ या ग्राउंड के फ्रेम में। तो विच ऑफ कोर्स मींस कि मान लो एक पर्सन स्पेस से इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या उसको भी ये स्पीड 20 नजर आएगी बच्चों? नो। क्यों? क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है या अर्थ भी मूव कर रही है, तो उसको डेफिनेटली अर्थ की रोटेशन के कारण भी कार की स्पीड में कुछ फर्क दिखेगा। ये बात समझ आती है बच्चों? है ना? ओके। अब इसी बात को बच्चों इस तरीके से बोलते हैं, मान लो जो कार है वो रुकी हुई है बच्चों, ठीक है, कार इज एट रेस्ट। तो अर्थ फ्रेम में तो हमें कार रेस्ट पे नजर आ रही है, लेकिन स्पेस वाले ऑब्जर्वर को तो वो कार मूव करती हुई नजर आ रही है। है ना? उसको वो कार किस स्पीड से मूव करती हुई नजर आएगी? जो अर्थ की स्पीड है। Isn't it? तो अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, स्पेस वाले ऑब्जर्वर को कार मूव करती हुई नजर आ रही है ना, बहुत तेज मूव करती हुई नजर आ रही है, बट क्या इस मोशन में कार का कोई पेट्रोल यूज हो रहा है? ऑफ कोर्स नो। है ना? क्योंकि कार तो अर्थ के ऊपर खड़ी है, तो स्पेस ऑब्जर्वर को कार की मोशन दिख रही है, वो तो अर्थ के कारण दिख रही है ना? तो इसको मैं बच्चों इस तरीके से बोलता हूं, अब ध्यान से सुनना, कि हमें किसी फ्रेम में जो एक बॉडी की मोशन नजर आती है या उसकी जो स्पीड नजर आती है, उसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक कंपोनेंट तो होगा जो उस बॉडी के खुद के जोर के कारण या खुद के फ्यूल के कारण दिख रहा है हमें। इसको मैं जान के ऐसे बोलता हूं कि जो बॉडी का खुद का एफर्ट है, ठीक है, और एक कंपोनेंट होगा स्पीड का, ड्यू टू एफर्ट ऑफ, क्या बोले इसको, बेस या प्लेटफॉर्म, मतलब जहां पे वो बॉडी पड़ी है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों?
अच्छा, अब ये बताओ, जो कार का खुद का एफर्ट है, जो मतलब उसका पेट्रोल कंज्यूम होगा, उससे कार के पास कौन से वाली स्पीड आएगी? मतलब कौन से फ्रेम वाली स्पीड आ रही है? अर्थ फ्रेम वाली? मतलब कि जो भी बेस या फिर प्लेटफॉर्म था, उसके रिलेटिव जो स्पीड है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो प्लेटफॉर्म के रिलेटिव अगर स्पीड गेन करनी है, तो उसके लिए खुद का एफर्ट लगेगा, और अदरवाइज आपकी स्पीड वही रहेगी जो कि उस प्लेटफॉर्म की स्पीड है, या जो उस बेस की स्पीड है। ये बात बच्चों समझ आ गई? इसका बच्चों मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? वो काफी आप उससे रिलेट कर लोगे। कभी ट्रेडमिल देखा हुआ? ठीक है, ब्रॉडली सबको पता है कि ट्रेडमिल के ऊपर क्या होता है? एक बेल्ट होती है जिसके ऊपर हम भाग रहे होते हैं, ठीक है? अब बच्चों ध्यान से सुनना। आ, जैसे हम कहते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई वो ट्रेडमिल के ऊपर स्पीड भी लिखी आती है ना, तो जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं ट्रेडमिल पे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूँ, हाँ? तो स्पीड ऑन ट्रेडमिल इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों एक बार ध्यान से सोच के बताना मुझे, ये कौन से वाली स्पीड है? मतलब पहले तो सिंपल भाषा में, कि खुद के एफर्ट वाली स्पीड है या प्लेटफॉर्म के एफर्ट वाली स्पीड है? वाह सौम्य, वाह! मतलब जब हम ट्रेडमिल पे भागते हैं तो ट्रेडमिल का एफर्ट हो रहा है, मतलब ट्रेडमिल पतला हो रहा है ना? हम ट्रेडमिल को पतला करने के लिए भागते हैं, राइट? तो ये तो वैसे भी लॉजिकल था, है ना? अगर ट्रेडमिल पे चढ़ के हमारा एफर्ट लगता होगा तभी हम पतले होते होंगे, isn't it? तो बच्चों अगर आप सोचो, होता क्या है ट्रेडमिल के केस में, जब हम ये कहते हैं कि ट्रेडमिल की स्पीड 8 किलोमीटर पर आ रहा है, तो
जो ट्रेडमिल की बेल्ट है, जो हमारे केस में हमारा बेस हो गया या जो प्लेटफॉर्म है, उसकी स्पीड हो गई 8। ट्रेडमिल की जो बेल्ट है वो 8 की स्पीड से घूम रही है। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेडमिल इज इक्वल टू -8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस क्यों बोला मैंने कि पीछे को, लेफ्ट को है। ठीक है, हम भी ट्रेडमिल के रिलेटिव एट से ही भाग रहे होते हैं, लेकिन वो प्लस है, आपको अभी समझ आ जाएगा क्यों। क्योंकि अगर मैं इसको बच्चों अपने नॉर्मल फॉर्मूला से लिखूं, Vm माइनस वी टी, तो यहां से Vm क्या बन गया, अर्थ फ्रेम वेलोसिटी ऑफ मैन, Vmt प्लस वी टी, 8 माइनस 8 0। क्या ये सही है? क्या यही आना चाहिए बच्चों, अर्थ फ्रेम वेलोसिटी ऑफ मैन 0? सारे सोच लो। यस बिल्कुल, है ना? क्यों? क्योंकि ट्रेडमिल पे जब हम देखते हैं किसी पर्सन को, हमें तो वो अपनी जगह पे ऐसे दिख रहा है ना कि यार वो पता नहीं अपनी जगह पे खड़ा खड़ा भाग रहा है, सॉर्ट ऑफ, है ना? वो भाग भी रहा है लेकिन खड़ा अपनी जगह पे ही है। तो हमारे लिए तो उसकी स्पीड 0 है, इजंट इट? बट असली में हमें पता है कि हो क्या रहा है, कि जो ट्रेडमिल थी वो खुद 8 से पीछे जा रही थी। मैन अपने एफर्ट से, मैन का एफर्ट कहां से पता चलता है? जो बेस के रिलेटिव स्पीड होती है। मैन अपने एफर्ट से उस पे 8 आगे जाने की कोशिश कर रहा था, तो वो दोनों के इफेक्ट कैंसिल आउट हो गए, जिससे कि उसकी नेट स्पीड 0 हो गई, जो हमें दिख रही है। क्या बच्चों ये बात समझ आती है? अगर मैन एफर्ट ना करता तो क्या होता, अगर वो मतलब खुद से भागना बंद कर देता? तो मतलब फिर तो वो भी ट्रेडमिल के साथ ही पीछे जा रहा होता ना। मतलब फिर उसकी क्या स्पीड हमें नजर आती? फिर हमें उसकी वही स्पीड नजर आती जो ट्रेडमिल की है, राइट? तो बच्चों अभी हम जो केसेस कुछ पढ़ेंगे ना, उनमें हमेशा ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ एक स्पीड जो होगी वो होगी आपके बेस की या प्लेटफॉर्म की। ठीक है, और एक स्पीड होगी जो उस प्लेटफॉर्म के अंदर है पर्सन, या उसके ऊपर जो पर्सन है उसकी। ठीक है, जो मेन बात समझने वाली होती है ना, जहां पे कंफ्यूजन होती है, वो ये वाली होती है कि जो रिलेटिव स्पीड है, मतलब जो स्पीड गिवन होती है, जो खुद के एफर्ट वाली स्पीड है, वो कौन सी है? रिलेटिव वाली स्पीड। ठीक है, मतलब ये एक कंसेप्ट समझना है, इसमें गलती हो जाती है जिस कारण से हमारा आंसर गलत निकलेगा। आई थिंक ये मैंने आपको बड़े सारे एग्जांपल्स लेके समझा दिया कि हमारा जहां एफर्ट लगता है या कार का जो फ्यूल लगता है, वो कब लगता है? जब हम अपने बेस के रिलेटिव मूव करना चाहते हैं, है ना? अगर बेस के साथ ही मूव करना है फिर तो कोई एफर्ट लगेगा ही नहीं, है ना? बिल्कुल यही एग्जांपल आप रिवर का ले सकते हो, कि मान लो रिवर फ्लो कर रही है, अगर तो रिवर के अंदर हमने एक बोट इंजन बंद करके छोड़ दी, तो क्या होगा? वो बोट की वही स्पीड हो जाएगी जो रिवर की होगी, है ना? तो अगर हमने वो इंजन ऑन करना है, इंजन ऑन करके चलाना है, तो जो एफर्ट लग रहा है वो किस चीज में लग रहा है? अगर हमें उस रिवर के रिलेटिव मूव करना है। समझ गए बच्चों? तो उसके हिसाब से, जैसे बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, बताओ इसमें बेस कौन सा है, बेस या फिर प्लेटफॉर्म?
वो एस्केलेटर है ना। तो हमें दे दिया कि जो एस्केलेटर है वो खुद 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, या फिर उसको +4 बोल देते हैं। अब ये जो दिया हुआ है मैन कैन मूव विद द स्पीड ऑफ 2, ये कौन सी स्पीड है बच्चों बताओ। खुद के एफर्ट वाली है ना। तो खुद के एफर्ट वाली मतलब कौन सी हो गई, रिलेटिव। तो बस बच्चों ये एक गोल्डन कंसेप्ट होता है जो समझने वाला होता है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही लिखा होता है, क्वेश्चन में वो क्लियरली नहीं लिखेंगे। मैंने भी इसीलिए ऐसे आपको पहले क्वेश्चन लिख के दिया कि मैन कैन मूव विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस अभी तक क्योंकि हम करते आ रहे थे तो एकदम क्या लगता है कि इसको क्या लिख दो, सिर्फ वीएम लिख दो, है ना। बस उससे गलती हो जाती है। बात समझ आ गया कि ये वीएम नहीं है, ये वी एम ई है। और यहाँ पे ई अर्थ नहीं है, एस्केलेटर है। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों। तो अब यहां से हम ये निकालेंगे कि भाई अब मैन एक्चुअली कितनी स्पीड से हमें ऊपर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो ये हो गया वी एम माइनस वी। तो therefore vm is equal to vme plus ve। तो ये बन गया 4 + 2 = 6। एंड बच्चों अगर आप सोचो दिस इज वेरी लॉजिकल, है ना। कैसे भाई, एस्केलेटर खुद 4 से ऊपर जा रहा था, मैन अपने एफर्ट से 2 से जा रहा था ऊपर, तो टोटल मैन कितने से ऊपर जा रहा है, 6 से, है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि एक कंपोनेंट प्लेटफॉर्म का एफर्ट है और एक कंपोनेंट खुद का एफर्ट है, अगर दोनों के मिल गए तो क्या हो जाएगा, तो 6 बन गई। ये बात समझ आ गई बच्चों। तो बस अब उसको कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, वो 20 दिया हुआ था शायद। क्लियर हो गया सबको बच्चों। तो बच्चों आज हमने मतलब आपने देखा होगा पूरी क्लास में दो ब्रॉड कंसेप्ट्स किए हैं। एक तो कि 2D में कैसे रिलेटिव लगानी है और उसकी डायरेक्शंस कैसे लिखनी है, और एक ये प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चंस, है ना। प्लीज अच्छे से इसको रिवाइज करना, ठीक है। और जो भी आपके एक्सरसाइज 01 के क्वेश्चंस थे, है ना, जो मैंने आज छुड़वाए थे, नहीं डिस्कस किए थे, उनको दोबारा करना। अब आप ये कर सकते हो। और अब आप 3A के भी सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मतलब वैसे इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई है, बट अभी स्टिल मतलब हमने इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में भी वही करेंगे हम।
नहीं, हमने ये नहीं कहा कि एस्केलेटर की वेलोसिटी 0 है। हम ये कह रहे हैं कि भाई मैन हम दूर से जब देख रहे हैं कि मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हम जब दूर से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है कि मैन 6 मीटर्स पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। अब मैन ने टोटल 20 मीटर्स ऊपर जाना है। तो इसलिए जो मैन को टाइम लगा वो 20/6 था। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपने नेक्स्ट क्लास में करना है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और कुछ और केसेस करेंगे इसके रिलेटिव वेलोसिटी के। ठीक है। ओके बच्चों, बाय।